क्या पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन कला जगत में, फिल्म जगत में बदला है? बहुत बदला है। हमारा जो फिल्म बंधु है वो बहुत सपोर्ट करता है फिल्म मेकिंग में। उसी की वजह से आप देखिए कि पहले तो इक्का दुक्का फिल्में लखनऊ में बनती थी। आज लखनऊ में कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन कम से कम 4-5 शूटिंग न हो रही हो। ये थिएटर करने का वक्त, और हर घड़ी में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, 25वें घंटे की घड़ी आज तक मैंने नहीं देखी। तो हर आदमी के पास एक बराबर एक दिन में समय है। मैंने बोला था काश कि दिन 34 घंटों का हो। लिटरली देखिए, ये क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट का। 24 घंटों में बहुत से लोग अपने इंस्टीट्यूट में काम किया, उसके बाद खाली हो गए, अपनी फैमिली के साथ दिया, घूमने गए, वो गए। मैं उस टाइम को मैं इस्तेमाल करता था अपने दूसरे शौक के लिए। आप अक्षय कुमार को ये भी बता देते हैं कि तुम जो आज हीरो बन रहे हो, ये हीरो में लॉन्ग बैक बन चुका हूं। 30 साल पहले, 50 साल पहले बन चुका हूँ। अक्षय कुमार जी के साथ मैं मिशन रानीगंज कर रहा था, वहाँ यॉर्क इंग्लैंड में। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अक्षय जी, जो आपने गरम मसाला की है, आपने तो अभी की है 2000 के शुरू में, मैं 1976 से कर रहा हूँ। चले आपने रियली? मैंने कहा भाई कभी मैं भी जवान था, न हो गई। इनके नाम में है डॉक्टर, ये है साइंटिस्ट। जिस जगह ये काम करते थे, जब उन्होंने अपने इतिहास को संजोया तो जिन चुनिंदा वैज्ञानिकों की लिस्ट बनी तो उनमें इनके नाम को शामिल किया, तो पढ़ाई तो अच्छी है। उसके बाद जब इन्होंने कला पर अपने हाथ आजमाए और अपने आप को, मैं इनको एक्टर से ज्यादा एक आर्टिस्ट कहता हूं, तो जब ये आर्टिस्ट बने तो ऐसे बने कि हम लोगों को वो शक्लें, वो चेहरा, और लखनऊ में जहां बड़ी नफासत से बोला जाता है, वहां का एक आदमी हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टाइल में कैसे वो तू भी बोल ले और तड़ाक भी कर ले, वो भी करके बताई। तो जो पढ़ाई में अच्छे हुए, जो कला में अच्छे हुए, वो मोहब्बत में और अच्छे निकले। तो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा गए कि एक समय पर एक जगह फोकस करिए। आप एक समय पर 3-3 जगह फोकस कर रहे थे। कभी किसी ने नहीं कहा कि एक जगह फोकस कर लो? नहीं कहा। एक बार हमारे जो साइंस में CDRI में डॉक्टर नित्यानंद डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक बार हमारे जो हेड थे उनसे कहा कि रस्तोगी से कहो अगर जितना टाइम थिएटर में देता है साइंस में दे तो ही कैन बी बेटर साइंटिस्ट। कहा उन्होंने बात। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा सर, मैं अपनी साइंस की ड्यूटीज़ कभी नहीं नेगलेक्ट करता हूँ। जो देखिए साइंस रिक्वायर्स ए प्लानिंग। आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह प्लान करते हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी प्लानिंग को पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आई डिस्चार्ज माई ड्यूटीज। और ये जो टाइम है ये भाई सभी लोग छुट्टी पे घर जाते हैं एक साथ एक्सपेरिमेंट ख़त्म करके, तो मैंने कहा मैं उस टाइम को इस्तेमाल करता हूँ थिएटर के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने भी नहीं कहा। हर गाड़ी को चलाने के लिए तेल या फ्यूल की जरूरत होती है जी। आपकी वैवाहिक गाड़ी में वो जो फ्यूल था वो शायद मोहब्बत थी, इसलिए हाँ, आप बता रहे हैं कि वी हैड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। और भाई चूंकि एक थोड़े बड़ी फैमिली से आई थी, मैं थोड़ा नक्शा भी खाता था। तो लेकिन ये था कि बहुत एकोमोडेटिव फैमिली थी उनकी भी। और हमारे फादर का ऐसा व्यवहार था, ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू बिग पीपल इन द सोसाइटी। तो इस वजह से हम लोगों की शादी भी हुई इसी लिहाज से। एंड वी हैड वेरी गुड पास्ट लाइफ। अब ये सोचिए कि जर्मनी में जब मैं गया हूँ, लैंग्वेज कोर्स में वाइफ्स नहीं जाती हैं, 4 महीने का जो लैंग्वेज कोर्स होता है। तो जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की लेडी थी, उसे जब मेरी वाइफ को बोर्ड करते देखा प्लेन पे, बोले रस्तोगी जी हाउ शी इज गोइंग, नो 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 शी इज नॉट अलाउड, शी इज नॉट अलाउड। मैंने कहा मैडम शी इज गोइंग ऑन ए डिफरेंट फेलोशिप। सो उनके में भी ये एक जिजीविषा थी कि हम पढ़ करके, देखिए ये वाकई में फैक्ट है कि शुरू के 4 महीने के लैंग्वेज कोर्स में मेरे कम से कम यहाँ से, मेरे लखनऊ से मैं प्रोफेसर PC मिश्रा गए थे, यहाँ इंडिया से करीब 30 लोग थे, किसी की वाइफ नहीं थी एक्सेप्ट माई वाइफ। ऑफ कोर्स फॉर सम टाइम शी वर्कड एट ए डिफरेंट प्लेस, आई स्टेड एट ए डिफरेंट प्लेस। तो हम लोग अपना वीकेंड्स पे जाते रहते थे, मिलते रहते थे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं दूसरे विषय पर आना चाह रहा था, लेकिन जैसा आपने बता दिया तो मेरे अंदर की एक यंग मैन वाली क्यूरियोसिटी जग गई। जी राजा बाजार के पुराने लखनऊ के उन गलियों में जी। इस बात का भी क्या, जो लखनऊ वाले कहते हैं कि एक ऑरा होता था कि उस घर से भी मेरी बीवी आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये बड़े फख्र से कहा जाता था भाई इनकी बहू तो फलाने खानदान की है। बिल्कुल था, यू आर वेरी राइट। मैं आपको बताऊं, मेरा शुरू में नाम था, हमारे शायद माँ के बच्चे ज़्यादा जिंदा नहीं रहते थे, तो हम लोग बेच दिए गए थे बेगम साहब को।
तो मेरा नाम रखा उन्होंने फ़कीर है, मेरे बड़े भाई साहब का नाम था गुलाम हुसैन। ये तो हम बेगम लोग, साहब ने आपको नाम दिया था? हाँ, और हम ताज़िया रखते थे, हम दोनों भाई मुहर्रम में हम लोग ताज़िया रखते थे। और जहाँ तक मेरी याददाश्त है, कुछ समय तक मैं, जब बेगम साहब शिफ्ट हो गई उधर नखास की तरफ, हम लोग उनके यहाँ जाते थे, वो हमें तावीज़ देती थी पहनने के लिए, वो हम फ़कीरी करते थे, कुछ लोगों के यहाँ कुछ मांगना होता है, हमें वो गोटा और वो सब, वो छुआरा और किशमिश और ये सब मिला करके खाने को देती थी। ये कल्चर था हमारा लखनऊ का। आप अक्षय कुमार को ये भी बता देते हैं कि तुम जो आज हीरो बन रहे हो, ये हीरो मैं लॉन्ग बैक बन चुका हूँ। 30 साल पहले, 50 साल पहले बन चुका हूँ। वो वाली कहानी बताइए कि आपने अक्षय कुमार को बोला जो आप साहब आज कर रहे नहीं, हैं मैं वो कर हुआ ये कि हम, एक नाटक था पंछी पंछिया, जिसमें यू प्ले ए कैसानोवा हु फ्लर्ट्स विद 3 डिफरेंट गर्ल्स, ऑल 3 आर एयर होस्टेसेस। उसके हमने लगभग 400 शो किए। वो मेरा नाटक इतना पॉपुलर था, उसमें हीरोइंस तो बीच बीच में कुछ बदल गई, लेकिन हीरो नहीं बदला था। हीरो और मैं, हमारे साथ विजय वास्तव जी, लखनऊ के बहुत सीनियर एक्टर हैं, मैंने बल्कि उनको देख करके थिएटर शुरू किया था। वो उसमें नौकर का रोल करते जो परेश रावल जी ने फिल्म में किया है, और थपलियाल जी रोल करते थे जो जॉन अब्राहम ने किया। तो मैंने तीनों लोगों को ये बताया। परेश रावल जी से मेरी एक मीटिंग एनएसडी में हो गई, वो एनएसडी के चेयरमैन थे, मैं कमेटी का मेंबर था। जॉन के साथ मैंने फिल्में की हैं। अक्षय कुमार जी के साथ मैं मिशन रानीगंज कर रहा था वहाँ यॉर्क इंग्लैंड में। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अक्षय जी, जो आपने गरम मसाला की है, आपने तो अभी की है 2000 के शुरू में, मैं 1976 से कर रहा हूँ। चले आपने रियली? मैंने कहा भाई, कभी मैं भी जवान था। अब जो मेरा सवाल था वो ये था कि जब आप इतनी शिद्दत से अपने किरदार को अदा करते हैं, तो जब आप वो 3-3 हीरोइनों के साथ फ्लर्ट करते थे और घर आते थे और जीवन की हीरोइन मिलती थी, नहीं, वो आपको एज अ आर्टिस्ट बहुत मैच्योर मानती थी या? नहीं, दैट शी हैड कॉन्फिडेंस इन मी। और ये हुआ है थिएटर में, आपको बताऊं, हमारे यहाँ सत्यमूर्ति जी जिसके फाउंडर थे, तो भाई जाहिर है, देखो जब लड़का लड़की होता है तो थोड़ा एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हो ही जाता। कहते जाने दो, रास्ते में चलने दो, लौटने में तोड़वा दूंगा। आप अपनी जिंदगी में आए हर किरदार को पूरा क्रेडिट देते हुए नाम याद रखते हैं कि कौन हमारी दुकान पर आया तो मेरा गुरु बना, कौन वो व्यक्ति था जिसने मुझे एक बिल्कुल। लाइन समझाई, वो लाइन समझने के बाद जब मैंने एक्ट किया तो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक सिन्हा का नाम मैं शहजादे के लिए लेता हूँ। वो किस्सा दर्शकों के लिए बता दीजिए कि हुआ ये था कि मुझे शहजादे में दद्दू का रोल जो था, अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर का रोल पढ़ने के लिए दिया गया। उसमें एक सीन था, वो बॉबी के साथ, जो मैं मरीज बॉबी है, वो कैरेक्टर बने थे उसमें, मैं उनसे एक डायलॉग बोलता हूँ, वही ऑडिशन में दिया गया था, वही मुझे भी दिया गया था और वही उनको दिया गया था, अशोक सिन्हा अशोक को। सिन्हा जी को। उसमें एक लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अशोक मेरे बगल ही बैठे थे। अशोक हैज़ बीन वर्किंग विद मी इन थिएटर फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने कहा अशोक यार, ये लाइन नहीं समझ आई। अरे सर, ये तो बड़ी आसान है, ये ऐसे बोल दी। अरे मैंने कहा मेरी अकल में क्यों नहीं आई? अब देखिए, मैं अशोक को कैसे भूल सकता हूँ? शायद उस लाइन की वजह से ही मुझे वो रोल मिला, और उस लाइन, उस रोल की वजह से, इशकजादे की वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। इशकजादे की वजह से हुआ ये कि मुझे बम्बई बुलाया गया। अब बॉम्बे तो लोग जाने के लिए एस्पायर करते रहते हैं, जाके स्ट्रगल करते हैं, मुझे बुलाया गया। हालांकि मैंने, आई वॉज ऑलरेडी गोइंग टू बी 70 ईयर्स एट दैट टाइम। तो मैंने उस कास्टिंग डायरेक्टर रीमा गुप्ता थी, एक सनशाइन प्रोडक्शन था, उसका सीरियल आता था न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, उसका सीजन 2 शुरू हो रहा था। उसने मुझे ऑडिशन भेजा, मैंने भेज दिया। अप्रूवल तो होना ही था, वो लोग पहले ही से अप्रूव कर चुके थे। बोली आप कब आ रहे हैं? मैंने कहा कहाँ? बोली बम्बई। मैंने कहा तुझे शूट करना है यहाँ के शूट कर, मैं बम्बई नहीं आने। जिस वक्त किसी नोटिफिकेशन से, किसी फोन की घंटी से, शायद किसी टीवी से, किसी पड़ोसी जानने वाले से आपको ये पता चला कि इस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक, जिसपे हम मानते हैं कि ठीक है, कला के क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र के ढेर सारे सम्मान हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र आपको और आपके काम को रिकग्नाइज करे, जब ये पता चला कि आपको पद्मश्री मिलने जा रहा है, हम इसलिए खुश थे क्योंकि हमारे लखनऊ को मिलने जा रहा है। हम इतना अधिकार तो मान लेते हैं कि हमारे लखनऊ को मिला। तो जिसको मिला, उस पहला मोमेंट, जो पहली जानकारी मिली और उसके बाद, देखिए भाई, जाहिर है खुशी तो हुई, लेकिन वो खुशी मैं अपने में समाहित करता, मेरे पास फोन्स का सिलसिला शुरू हो गया, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस का। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई सम्मान से। देखिए, सम्मान हर एक आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे जो साथी लोग हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं।
उनको जितनी खुशी हुई शायद मुझसे ज़्यादा खुशी हुई। दिस आई टेक एज द बिगेस्ट रिवार्ड व्हाट आई हैव गॉट। वैसे राष्ट्रपति से मुझे एक और सम्मान भी मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जी। 2023 का, वो भी मुझे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने दिया था। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा भारी सम्मान था, क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे बड़ा सम्मान है। मुंबई बुलाता है और फिर लोग जाते हैं, और वहाँ एक अलग जर्नी होती है जिस पर हम कई बार कई किरदारों से इसी जगह जहाँ बैठे हैं, हम अपनी पॉडकास्ट की सीरीज में कई किरदारों से बात किए हैं, कई एक्टर्स यहाँ आए थे, तो वो उस हसल को बताते हैं, मुंबई शिफ्ट करना क्यों जरूरी है वो बताते हैं। आपको कभी नहीं लगा कि मुझे मुंबई में रहना चाहिए? वहाँ नहीं, रहे तो नेवर काम ज्यादा। देखिए, मैं आपको बताऊं, कभी भी थिएटर मेरा शौक जरूर रहा, और वो भी थिएटर रहा। लेकिन मैं बॉम्बे जब मुझे बुलाया गया इशकजादे के बाद, मैं गया, मैं 5 साल रहा। 5 साल मैंने बहुत काम किया। मैंने डेली सोप्स डेली भी सोप्स किए किए, अपने टेलीविजन पे। कमर्शियल्स भी किए, फिल्में भी की, सब कुछ किया, लेकिन आई वॉज मिसिंग बैडली माई थिएटर। और जैसे आपने कहा, मैं थिएटर को आई टेक इट एज माई फर्स्ट लव, क्योंकि जहाँ भी मैं आज खड़ा हूँ वो सब थिएटर की वजह से, हमारे गुरुओं की वजह से। हमने राज बिसारिया साहब हैं, उर्मिल कुमार थपलियाल जी रहे, इधर मैंने सूर्य मोहन के साथ काम किया, मैंने बीवी कारन जी के साथ काम किया, बंसी कौल के साथ काम किया, मैंने रंजीत कपूर के साथ काम किया। तो वो थिएटर को, क्योंकि बिना थिएटर के जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होता है। एक्सपोजर आपको ज़रूर मीडिया देता है। मुझे लोग आज जो जानते हैं वो जाहिर है मुझे उड़ान की वजह से जानते हैं, इशकजादे की वजह से जानते हैं, मुक्ति भवन की वजह से जानते हैं। सर, हर जनरेशन के पास अपने रीजन है। आश- आपने DD1 जब होता था जी तब एक ऑडियंस ग्रुप बनाया, जी फिल्मों और मल्टीप्लेक्स के दौर में आपने एक नया ऑडियंस ग्रुप बनाया, तो मुझे लगता है कि हर दौर में आपने एक एक नया ऑडियंस ग्रुप क्रिएट मैं कर इस दिया। मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि इसके पहले कि लोग मुझे भूलें, कुछ एक नई चीज़ आ जाती है। दैट्स आई हैव बीन वेरी लकी। क्या लखनऊ रुकने की एक वजह थिएटर के साथ साथ ये भी थी कि समंदर बनाम राजा बाजार की गलियां, ठंड में वो सुबह मलाई, वो नहीं अच्छे नहीं नहीं खस्ते? साहब, मैं आई हैव ऑलवेज लव्ड माय लखनऊ। मैं देखिए, मैं पुराने लखनऊ का रहने वाला हूँ, और आज भी मैं उसी पुराने लखनऊ में रहता हूँ जो मकान मेरे पिताजी ने 1954 में बनवाया। कभी ऐसा कुछ हुआ कि मुंबई शूट करने जा रहे हैं, जो भी आपसे कांटेक्ट में है उनको पता है कि आप शूट के लिए आए हैं, कोई फरमाइश कर दी हो कि लखनऊ से आ रहे हैं साहब, जरा ये लेते आइए? हाँ हाँ, हुआ। अब मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो नॉन वेज नहीं हूँ, लेकिन लखनऊ की बिरयानी मैं कई बार लेकर के गया। हाँ। साहब, ये अभी लखनऊ के लोगों पर एक एडिशनल प्रेशर अभी होता अभी है। अभी जया भट्टाचार्य लखनऊ की है, उसने मुझे मक्खन मंगाया था मुझसे। अभी मैं और गया था आपके प्ले इलाके करने, से तो बेहतर कहाँ हमारे मिले? इलाके। नहीं, देखिए, इस मामले में लखनऊ इज़ वेरी गुड। लखनऊ में खान पान की चीज़ें, बल्कि मैं आपको बताऊं, एक सीरियल मेरा था कलश, उसमें मेरी एक बहू का रोल करती थी बच्ची। तो उसने मुझे कहा, अंकल मैं अब एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, कैन यू गेट मी सम डिलिशियस फूड्स ऑफ लखनऊ। लखनऊ। तो उस समय नवाब मीर जाफर साहब वाज अलाइव, हाँ तो जी। उन्होंने उस पर पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो मैंने उसको वो भेजी। मैंने कहा, देखो बेटा, क्योंकि सब नॉन वेज खाने मोस्टली होते हैं, ऑफ कोर्स वेज खानों में जलेबी है, यहाँ की इमरती है। सर, मैं तो लखनऊ का नहीं हूँ, लेकिन ये एडिशनल प्रेशर हो जाता है कि कोई दोस्त लखनऊ से होकर गुजर रहा हो या हम किसी से मिलने जा रहे हूँ, तो 2-3 आइटम तो ले जाने पड़ते हैं। जी जी। आपने चूंकि नाम लिया, मैं उधर आना चाहता हूँ। मैं कल एक फिल्म देख रहा था, मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये मैं डिस्कस भी कर रहा था अपने ही साथियों से न्यूज रूम में, कि मैंने जब देखा कि फिल्म शुरू हुई तो पहला क्रेडिट लाइन गई थी उत्तर प्रदेश सरकार को, हाँ बीच में। जी 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 क्या पिछले कुछ सालों में जी। मैंने, जैसा मैंने कहा कि सर मैं लखनऊ का नहीं, हाँ, मैं बताऊँ, लेकिन अब जब पर्दे पर मैं किसी जगह को देखता हूं तो मैं भी रिजेंबल कर पाता हूं कि अरे इस जगह से हम निकलते हैं। क्या पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन कला जगत में, फिल्म जगत में बदला है? बहुत बदला है। हमारा जो फिल्म बंधु है वो बहुत सपोर्ट करता है फिल्म मेकिंग में। उसी की वजह से आप देखिए कि पहले तो इक्का दुक्का फिल्में लखनऊ में बनती थी, जब से फिल्म बंधु बना है उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू की है। हिंदी फिल्म के लिए शायद 25% सब्सिडी है, जो लोकल डायलेक्ट की फिल्में बनती है या भोजपुरी फिल्में बनती हैं उनको 50% सब्सिडी है। अब सुना OTTs पे भी, जो प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज आ रहे हैं, उनको भी सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरे ये है कि यहाँ के जो कलाकार आप लेते हैं, अगर आपके इतने कलाकार हैं तो आपको एडिशनल सब्सिडी मिलती है। तो आप ये देखिए कि पहले जब इक्का दुक्का फिल्में, आज
आज लखनऊ में कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन कम से कम 4-5 शूटिंग न हो रही हो। इवन डेली सोप्स जिनका गढ़ सिर्फ मुंबई था हिंदी के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अदर, जिनका गढ़, वो लोग यहाँ दूरदर्शन तो बनाता था सीरियल, जैसे बीवी नातियों वाली बना, मेरा ओखड़ा क्या देखें दर्पण में, कई बहुत सारे सीरियल बने, लेकिन जो लंबे लंबे जो डेली सोप चलते हैं वो यहाँ लखनऊ में अब यहाँ वो भी बनने लगे। इस समय मैं 2 ऐसे डेली सोप्स को जानता हूँ जो लखनऊ में शूट। तो उससे क्या हुआ कि हमारे लखनऊ में और आसपास बहुत अच्छे कलाकार हैं। अब वो कलाकार, जैसे मैं बम्बई चला गया, हर एक के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, फैमिली कंपल्शंस होते हैं, तो उसकी वजह नहीं जा सकते। तो आज उनके लिए इट हैज़ बिकम ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को आज अगर टैलेंट है आप में, देखिए टैलेंट होना तो जरूरी है, यू कैन ग्रूम द टैलेंट बट यू कैन मेक सम अनटैलेंटेड पर्सन टैलेंटेड। दूसरा, आपने पिछले साल में नाम लिया था, और मैं कहा ना, ये बातें तो कई बार बातों से बातें निकलती हैं। इसी जगह जहाँ बैठे हैं कुछ अभिनेता आए हमारे पॉडकास्ट पे। अब जैसे आपने कहा लखनऊ में बहुत शूटिंग हो रही है, तो हमने राजकुमार राव साहब को बुलाया था। उससे पहले आपने मुल्क के डायरेक्टर रहे अनुभव जी, वो हमारे साथ बैठे थे। कई डायरेक्टर्स ने या कई एक्टर्स ने इस बात को भी कहा जी। अनुभव जी तो खैर यूपी से, अनुभव जी ने मुझसे कहा कि अनिल जी, आई नेवर न्यू लखनऊ है सच गुड टैलेंट। अनुभव जी ने मुझसे कहा ये बात। और आप तो बिल्कुल पैरेलल कैमियो आपका था, या मतलब मैं कहूँ रनिंग आपकी एक्टिंग थी पूरी ऋषि जी के साथ। और आपकी उस एक्टिंग के कारण उस फिल्म का जो एंड आता है, जहां वो एक लाइन आती है जो मुझे लगता है हर सभ्य इंसान को वो सूट करेगी। जो कुछ कैरेक्टर्स या कुछ किरदार या जो कुछ कलाकार थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, वो ये कहकर गए कि यूपी का परसेप्शन, जैसे सरकार बदली फिर ये एक बदला कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक परसेप्शन है। बोले हम पहले छोटे शहरों में शूट करने को लेकर एक संकोच करते थे, हमको अगर वैसी कोई कहानी मिलती थी तो हम शायद मध्य प्रदेश चले जाते थे, बीहड़ दिखाने हो, बहुत होते हैं, हाँ बीहड़ दिखाने हो, जंगल दिखाने हो, छोटे दिखाने हो, या महाराष्ट्र के विदर्भ वाले इलाकों में। अब वो भी आने लगे हैं। तो ये अगर मैं, और चूंकि आपको मैं सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रखना चाहता, क्या इस दौरान आए ढेर सारे बदलावों से स्टेट पर और खासतौर पर कला के क्षेत्र पर भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं, क्यों नहीं पड़ता, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। लड़के जो हैं वो बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। देखिए पहले जब हमने थिएटर शुरू किया था इसके कोई एवेन्यूज़ नहीं थे, सिर्फ हम स्वांता सुखाए करते थे। आज मैं जब स्कूल कॉलेज में जाता हूँ मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इसको अपना करियर ऑप्ट करिए, क्योंकि इसमें इतना स्कोप है। आप देखिए कितने चैनल्स और OTT, कितने एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं। लाखों में कलाकारों की ज़रूरत है। वो कलाकार कहाँ से आएंगे? तो आज आप देखिए शहर में तमाम वर्कशॉप्स हो गए। वहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी कई वर्कशॉप करता है, एट ए टाइम 2-2, 3-3 उनकी वर्कशॉप चलती हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्रेमेंडसली। कोर्स के बच्चों को तो पढ़ाता ही है लेकिन वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारे कुछ और अच्छे, ललित सिंह पोखरिया हैं, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वो वर्कशॉप करते हैं। पुनीत अस्थाना है, वर्कशॉप करते हैं। तो इन वर्कशॉप से जो बच्चे जो ट्रेनिंग में निकल रहे हैं उनके लिए बहुत एवेन्यूज मिल रहे हैं उनको अच्छे। सर मैं एक चीज, मैं ना आपके साथ, एक तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि पूरी की पूरी बातचीत एक कलाकार के तौर पर ज्यादा हुई। आपके इतने किरदार हैं जीवन के ही, एक आपके अनुभव का लाभ लेते हुए एक चीज पूछना चाहता हूँ, और ये आप मुझे बेहतर बताइए क्योंकि मेरी एक्टिंग की समझ 0 है, और अगर 0 से नीचे कोई नंबर होते हैं तो शायद वहां, नहीं, ऐसा नहीं, और कला की भी। लेकिन क्या इस तरीके की इंडस्ट्रीज में सिस्टम, गवर्नमेंट्स, सरकारें वो सपोर्ट करती हैं और उनके काम करने के तरीके से इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, देखिए सपोर्ट से तो इफेक्ट पड़ता ही। सपोर्ट से सबसे बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। क्या यूपी में मिलता है? हाँ, मिलता है फाइनेंशियल। अब लेट हो सकता है, जैसे मैंने बताया सब्सिडी देते हैं वो। जैसे मैं अपनी आंखों से एक चीज बता सकता हूँ कि मैंने कुछ कलाकारों से बात की, उन्होंने कहा कि पहले हम यूपी उतना नहीं आते थे, या यूपी की कहानी भी यूपी में शूट नहीं होती थी, वो बाहर होती थी। तो जैसे किसी ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका या लॉ एंड ऑर्डर के परसेप्शन ने हमको कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल सही बात है। हम 300 लेकर यूनिट लेकर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि देखिए एक से एक बड़े आर्टिस्ट आती हैं, एक से बड़ी फीमेल हीरोइंस आती हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही ना हो तो बड़ा मुश्किल है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बाहुबली के बारे में बता रहे थे एक साहब, अब नाउ दैट बाहुबली नो मोर। तो उन्होंने कहा साहब इसके तो सामने इससे किसी लड़की को देखा उठा लिया जाता था,
ये ज़माना था एक समय यूपी में, एंड दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं आपको बताऊं, मेरी एक प्रॉपर्टी गोल्डन प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने, हमें योगी जी की गवर्नमेंट नहीं दिया है, टू सेल इट एट कौड़ियों के भाव मैंने बेच दी वो प्रॉपर्टी। आज वो प्रॉपर्टी कई करोड़ रुपए की है, क्योंकि मुझे थ्रेटनिंग मिलने लगी थी उस समय। मेरी प्रॉपर्टी खाली होगी, 6,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी। वो आपको तो दबाव में बेचनी पड़ी, है, दबाव में बेचनी पड़ी। मैंने दवा में मुझे बेचनी पड़ी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस समय ईश्वर की कृपा से योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है, पुलिस भी सपोर्ट करती है, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट तो चाहिए। अब कहीं पे शूटिंग कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ लोकेशन है, लोकेशन में तमाम लोग बाहर से आ जाते हैं, तो जब तक पुलिस सपोर्ट वगैरह नहीं होगी तो नहीं होता। आप खुली सड़कों पे शूट कर रहे हैं तो वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट होती है। तो आई थिंक यूपी इज़ गिविंग वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर प्रोड्यूसर्स टू कम टू यूपी एंड शूट हियर। प्रभु देवा साहब से बात हुई? क्योंकि आपने एक शब्द बोला, उन्होंने भी वही बोला कि बोले मैं यूपी को जितना जानता हूँ उसमें मुझे 3 चीज पता है, खाना, राम मंदिर और योगी जी। बोले बिल्कुल 3। सही, बिल्कुल सही। एक चीज पूछता हूँ सर, अब थोड़ी सी मैं और बात बदलता हूँ। साइंस बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब जी हमने बिल्कुल। शायद ली ही इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बीच में ये थिएटर करने का वक्त, और हर घड़ी में सर 24 घंटे होते हैं, 25वें घंटे की घड़ी आज तक मैंने नहीं देखी। तो हर आदमी के पास एक बराबर एक दिन में समय है। मैं अभी अपना कोई इंटरव्यू देख रहा था, उसमें शायद मैंने बोला था काश कि दिन 34 घंटों का होता। लिटरली उसमें आज ही मैंने सुबह देखा है। देखिए ये क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट का। 24 घंटों में बहुत से लोग अपने इंस्टीट्यूट में काम किया, उसके बाद खाली हो गए, अपनी फैमिली के साथ दिया, घूमने गए, वो गए। मैं उस टाइम को मैं इस्तेमाल करता था अपने दूसरे शौक के लिए। तो ये कभी आपने कोई एक स्पेशल एक्ट या कोई एक दिन का शो रखा कि आपने ये चाहा कि मेरे वो सारे साथी फ्रंट रो पर हों, वो सब बैठे, मैं उनके लिए एक दिन परफॉर्म करूं जिन्होंने मेरे जीवन में इतना साथ दिया है? नहीं, ऐसा मौका तो नहीं आया एक्चुअली। बड़ी लंबी लिस्ट है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं दावत देने की सोच रहा हूँ। अब मेरी लिस्ट 800 से 1000 से 1200 अच्छा, वो बनती ही जा रही है, बढ़ती ही। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे इस शहर ने, मेरे कलाकारों ने, मेरे साइंटिस्ट लोगों ने, मेरे परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मुझे सपोर्ट किया है। देखिए बिना ऑडियंस के सपोर्ट के यू कैन नॉट सर्वाइव इन थिएटर। बिना एक्टर सपोर्ट आप कैसे करेंगे भाई? आप अकेले की एक्टिविटी तो है नहीं, मोनो एक्टिंग आप कर रहे हैं। तो लकीली आई हैड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल, ऑल क्वार्टर्स ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग साइंस, थिएटर एंड माय फैमिली। So I have been greatly privileged, I must say, and I am thankful to God for giving me this privilege. सर, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं एक दिन लखनऊ में बिताऊं तो क्या क्या करूं, और मुझे लगता है आपसे ज्यादा लखनऊ हम में से किसी ने नहीं जिया है, और मुझ जैसे आदमी के लिए कि लखनऊ की गो टू एटनरी क्या होनी चाहिए, हो सकता है आप उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। एक दिन के बजाय आप उसको हर मौसम का एक दिन बता दीजिए कि ठंड में ऐसे करो, गर्मी में ये करो, यहाँ जरूर खाना, यहाँ जरूर घूमना, यहाँ जरूर कुछ एंजॉय करना। देखिए लखनऊ कहा जाता है शहर, हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है। एक तो यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स में वो सिर्फ ऐसे मॉन्यूमेंट्स नहीं है, उनकी कुछ स्पेशलिटी है। जैसे यहाँ का जो इमाम बाड़ा है, अब आप इमाम बाड़ा जब आप जाते हैं तो इमाम बाड़े का जो आर्किटेक्चर है उसका, जैसे इमाम बाड़ा इज नॉट जस्ट एन इमाम बाड़ा, इसी इसका जो आर्किटेक्चर है, जिस ढंग से उन्होंने बनाया है, बिना किसी खंभे के, बिना किसी सपोर्ट के, जिस ढंग से बनाया, बिना वुड यूज किए हुए, दैट इज रिमार्केबल। तो यहाँ की हिस्टोरिकल इमारतें जो हैं, यहाँ जो लड़ाई लड़ी गई थी जो रेजिडेंसी में, इसी वहाँ पर आज एक शो भी चलता है, लाइट एंड साउंड शो भी चलता है। तो ये चीज़ें, और बाकी खाने को तो आप जानते ही हैं। दूसरी यहाँ की तीसरी चिकन की बहुत मशहूर इंडस्ट्री है। यहाँ का जो चिकन है वो पूरे दुनिया में मशहूर है। यहाँ की जो चिकन की कारीगरी होती है, आप अगर देखें पद्मश्री लिस्ट में हमारे लखनऊ के कई कलाकार हैं चिकनकारी के लिए, जिनको कि उसके लिए मिला है। दूसरे, अगर आप आम के सीजन में आते हैं तो लखनऊ में जो आम मिलता है आपका, वो आपको जो बम्बई का कौन सा आम होता है, अल्फांसो स्टैंड्स नोवेयर। नहीं, वो तो इसी से समझ आ गया जब आपको नाम भी याद नहीं आ रहा कि टिकता ही नहीं है कहीं। जी, और इतना महंगा वहाँ मिलता है। हमारे लखनऊ का आम बेहतरीन भी होता है, सस्ता भी होता है, एंड टेस्टी भी होता है। और
चिकन इंडस्ट्री हो गई, खाना हो गया, इमारतें हो गई। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मुझे नहीं मालूम मैं आपसे कैसी बात कर पाया, नहीं, बहुत अनुभव में अच्छी बात छोटा और हर आपसे चीज हुई। में छोटा, लेकिन मेरा- कोशिश की कि आपसे बात कर सकूं। मेरा परम सौभाग्य कि आपसे मैंने बात की। सर थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला पर अपना वक्त देने के लिए। अमर उजाला इस पॉडकास्ट को सुनकर आपको जो भी कुछ लगा हो, अनिल जी के बारे में आपके जो विचारों में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल इस पूरी चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।